बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक मुज़ाकरात वो हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं और एक वो हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे। हकीकत में वही मुज़ाकरात हैं। ये जो पार्लियामेंट हाउस में आते हैं, जाते हैं, मीडिया कवर करता है, सवाल पूछे जाते हैं, फिर जवाब दिए जाते हैं, फिर मीडिया टॉक होती है, ये सब फ़रेब नज़र है। उसकी रीज़न है ये है कि इमरान खान साहब जब भी बातचीत करेंगे वो उन्हीं से करेंगे जिन्होंने उनसे मैंडेट छीना है और जिन्होंने उनको हुकूमत से निकाला और इसलिए जिनके पास ताकत है। ये जो इस वक्त हुक्मरान जमात बैठी है या हुक्मरान टीम बैठी है, वो सारे के सारे फॉर्म 47 की पैदावार हैं। मैं आपके सामने नाम रखता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। नायब वजीर आजम, वजीर खारजा समदी साहब हैं, इसहाक डार साहब। वो मुस्लिम लीग नवाज को यानी कि नवाज शरीफ साहब को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो उनके मौक़िफ़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज इरफान सिद्दीकी साहब हैं सेनेटर, ये आसिम मुनीर साहब के और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो राबते का जरिया है वो इरफान सिद्दीकी साहब हैं। राना सनाउल्लाह साहब हारे हुए हैं, फॉर्म 47 भी नहीं है, मुशीर हैं। नवाज शरीफ साहब को देखते हैं और राजा परवेज अशरफ साहब फॉर्म 47 और राना सनाउल्लाह साहब उनके पास फॉर्म 47 भी नहीं है। राजा परवेज अशरफ साहब के पास फॉर्म 47 है, हारे हुए हैं मुबैना तौर पर। सैयद नवीद कंवर साहब एक हैं जिनके पास फॉर्म 45 है ओरिजिनल। फारूक सत्तार साहब फॉर्म 47 हारे हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है इनके पास। इजाजुल हक साहब हारे हुए हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, भाइयों की तरह हैं, लेकिन हारे हुए हैं, फॉर्म 47 है इनके पास। खालिद हुसैन मक्सी साहब डॉक्टर बलोचिस्तान से, और वो आपको पता है बलोचिस्तान का जो इलेक्शन होता है वैसा ही है। अलीम खान साहब हारे हुए हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और फॉर्म 47 है इनके पास। तो ये सारे के सारे, और फॉर्म 47 किसने दिया है? वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है, मिलिट्री लीडरशिप ने दिया है। तो लिहाजा इनमें से मोस्टली जो हैं वो सारे के सारे नवीद कमर साहब के अलावा बाकी तमाम के तमाम फॉर्म 47 की पैदावार हैं और फॉर्म 47 उनके पास है। तो ये ना इनके पास कोई इख्तियार है और ये ना ही कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ पॉलिटिकल हैंडलिंग कर सकते हैं और ये एक मीडिया ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई पत्र मिल जाए, कोई तहरीर मिल जाए जिसको ये लहरा सकें कि जनाब ये इमरान खान साहब ने एनआरओ मांग लिया है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कल मना कर दिया था कि किसी किस्म की कोई चार्टर ऑफ डिमांड जो है उनसे पूछे बगैर नहीं देनी। पहले आप देखें, तेल की धार देखें और उसके बाद फैसला करें। लिहाजा कल जो नशिस्त हुई उसमें उमर अयूब साहब थे, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब, राजा नासिर अब्बास साहब और साहबजादा हामिद रजा साहब। हामिद खान साहब कल नहीं आए। तो कल की जो नशिस्त है अंदर हुई, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी रहा और जो ये तवक्को कर रहे थे कि एक चार्टर ऑफ डिमांड आएगा और उसको फिर हम लहराएंगे, तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो टोक अंदाज में बात की और उन्होंने पूछा कि आपकी हैसियत उर्फी क्या है, आपके पास क्या इख्तियार है, आप पहले तो ये बताएं। आप हमारे साथ जो बातचीत कर रहे हैं, इस हुकूमती कमेटी के पास इख्तियार क्या है? तो ये सबसे पहला सवाल था। और जब आप किसी से ये पूछते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उनको उनकी औकात याद दिला दी। तो इसलिए पीटीआई का काफ़ी रवैया एग्रेसिव। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे बड़े सिंपल से मुतालबात हैं और उन मुतालबात के बारे में आप बताएं कि आपने क्या किया। उमर अयूब साहब, क्योंकि एक तो सरकारी एलामिया जारी किया गया है, दूसरा अंदर जो गुफ्तगू हुई वो बहुत संजीदा गुफ्तगू हुई और उसमें टफ टाइम दिया पीटीआई ने। उमर अयूब खान साहब और दीगर अराकीन ने तफसील से, वो कहते हैं जी, अपना नुक्ता नज़र पेश किया और सबसे पहले उन्होंने रिहाई का मुतालबा किया इमरान खान समेत और तमाम सियासी कारकुनों को और सियासी लीडर्स जितने भी गिरफ्तार हैं उन सब की रिहाई का मुतालबा किया और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। अब ये जो जुडिशल कमीशन बनाना है, ये क्या हुकूमत, शहबाज हुकूमत के पास इख्तियार है या फिर ये रावलपिंडी से बनेगा? क्योंकि अगर ये जुडिशल कमीशन बनता है तो इसका मतलब है
9 मई हो या 26 नवंबर, तो ये जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि 9 मई में भी एस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ क्योंकि उस वक्त जो पंजाब में निगरान हुकूमत थी और नकवी सरकार थी, आईजी पंजाब वही मौजूद हैं इस वक्त भी। 26 नवंबर नकवी सरकार है और तारड़ सरकार है और नून लीग है। तो दूसरा फिर ये ताने बाने जाते हैं, गोली क्यों चलाई? तो एक दूसरे पर इल्जाम आयद करते हैं और शहबाज शरीफ साहब यानी कि नून लीग कहती है ये फौज का काम है और सिपा सलार का काम है, और DGISPR कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे तो फोर्सेस के पास हथियार ही नहीं थे। तो लेकिन गोली चली और बेबहा चली। तो इसलिए 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात। और कल PTI ने पूछा कि जनाब आप ये बताएं कि आपके पास कितना इख्तियार है, कितनी अथॉरिटी है, आप ये बना भी सकते हैं कमीशन। अब ये कमीशन बनाते हैं तो 9 मई का हो या 26 नवंबर का, तो उसमें हुक्मरान जो हैं वो नंगे होंगे। और वो क्यों ऐसा करना चाहेंगे? इसलिए ये चाहते ये हैं कि तहरीरी शक्ल में कोई चीज़ आए और चार्टर फॉर डिमांड जो कह रहे हैं कि बार बार चार्टर फॉर डिमांड पेश किया जाए। तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि जनाब हमारी मुशावरत इमरान खान साहब से नहीं हो पा रही। जब तक हमारी मुशावरत नहीं होगी और खुले डुले माहौल में नहीं होगी और हमें पूरा वक्त नहीं दिया जाएगा, तब तक हम किसी किस्म की कोई यकीन दहानी आपको नहीं करवा सकते। और हमारे जो मुज़ाकरात हैं, हमारे सब की जो टीम लीडर हैं वो इमरान खान साहब हैं, कैदी नंबर 804 हैं, जो कि जेल में मुक़य्यद हैं। इसलिए हमें तवातुर के साथ पूरा मौका दिया जाए और उसमें हमें राजदारी से मशवरा करने के भी मौका दिया जाए। तो ये जो है जी मामला, जाहिर है ये अब मौका किसने देना है, और ये मौका अडयाला जेल में कंट्रोल किसका है? वो है मिलिट्री लीडरशिप का। और इमरान खान साहब किसकी तहवील में है? मिलिट्री लीडरशिप की तहवील में है। कहने को वो अडयाला जेल है, कहने को वो एक सिविल पंजाब पुलिस के अंदर जेल है, लेकिन पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत के मातहत, लेकिन हकीकत में वो ये है कि वो सारे का सारा कंट्रोल जो है अडयाला जेल का वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास है। बहरहाल कल उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी हमें इमरान खान साहब से मुलाकात हमारी करवाई जाए। मुलाकात होगी, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे, फिर वो अप्रूवल देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ज़ाहिर है इसका जवाब उनको हाँ के अलावा कोई जवाब नहीं था, और हुकूमत ने इस पे ओके किया, इत्तेफाक किया, और उन्होंने कहा ठीक है जी आप इमरान खान साहब से मुलाकात करें, और मुलाकात करने के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशिस्त होगी और फिर तारीख का तयन किया जाएगा। अब ये मुज़ाकरात जो हैं, कल इतनी ज़्यादा तैयारी की गई, तो उसमें जो वजह मैं आपको बता देता हूँ। वजह यह है कि ये सारे का सारा अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी, ये दो जो हैं वो रहनुमा ये देख रहे हैं। बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया हैं, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं, और वो राब्ते में हैं। और उनकी मुलाकात जो है वो 26 नवंबर से पहले भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई थी खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में, और कल फिर उनकी मुलाकात हुई। और कल सारा जो एक किया गया, चीज़ों को मैनेज किया गया कि पहले 11 बजे थी मीटिंग मुज़ाकराती टीमों की, फिर उसको डिले किया गया, 3 बजे तक ले जाया गया, और सुबह एक वज़ीर आज़म हाउस में एक SIFC की मीटिंग रखी गई। उसमें अली अमीन गंडापुर, उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। तो कल असल जो डिस्कशन हुई वो अली अमीन गंडापुर और आर्मी चीफ के दरमियान हुई। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि मुज़ाकरात उस वक्त तक शुरू नहीं हुए जब तक कि अली अमीन गंडापुर जो है वो आ नहीं गए, वज़ीर आज़म हाउस से पार्लिमान में पहुंच नहीं गए, उस वक्त तक ये मुज़ाकरात शुरू नहीं हो, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ही मरकज़ो महवर थे इस सारी की सारे मामलात में। और दूसरी जानिब जो थे वो नून लीग के तो इसहाक डार साहब थे ही थे, लेकिन असलन जो थे नुमाइंदे हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, वो बैठे थे। उसमें इरफान सिद्दीकी साहब, इसहाक डार साहब वो 50-50 हैं, वो अपने शरीफ फैमिली को ज़्यादा, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब वो बिल्कुल जी साहब को पूरी रिपोर्ट करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब आपको मैं बता चुका हूँ। बाकी फारूक सत्तार साहब
اسٹیبلشمنٹ, اعجاز الحق صاحب اسٹیبلشمنٹ, خالد حسین اسٹیبلشمنٹ, علیم خان اسٹیبلشمنٹ. تو یہ سارے کے سارے نمائندے موجود تھے. تو جو کل گفتگو ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں یہ ساری باتیں کی. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اب جو خبر ہے, خبر وہ یہ ہے جی کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ہی آ کے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا, اور اس کے بعد اب اگلی نشست جو ہوگی, کیونکہ کل جو کچھ بھی ہوا آصم منیر صاحب کے درمیان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان, اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا عمران خان صاحب کو, اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھیں گے ان معلومات کی روشنی میں. اور کیونکہ عمران خان اس بات کو ڈسکلوز کر چکے ہیں کہ مجھے براہ راست جو ہے وہ بنی گالہ منتقل کرنے کی سفارش تجویز دی گئی, پیشکش کی گئی, آفر. اور دوسرا پھر انہوں نے ایک اور بھی کر دیا کہ جب میں اٹک جیل میں تھا تو تب مجھے 3 سال کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیرون ملک بھیج دیتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 3 سال جو پالیٹکس میں ایکٹیولی رول پلے نہیں کریں گے اور آرام کریں گے. تو عمران خان صاحب نے اس وقت بھی یہ مسترد کی اور آج بھی مسترد کی. عمران خان صاحب یہ نے کل جو میسج دیا وہ یہ تھا جی کہ انہوں نے کہا کہ اس آمرانہ دور میں شخصی آزادیوں کے خاتمے, بنیادی قانونی حقوق کی پامالیوں اور اداروں کی تباہی نے ملک کے نہ صرف سماجی سیاسی نظام بلکہ قانونی معاشی نظام کو بھی درہم برہم کر دیا ہے. اور جس بھونڈے انداز میں انہوں نے کہا کہ خالد خورشید سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو 34 سال قید کی سزا سنائی ہے, یہ ایک اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے, غیر اعلانیہ بدترین آمریت کا راج ہے. مشرف دور میں بھی ہم فوج کی مداخلت پر تنقید کرتے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں اس قسم کی جبر اور سستائیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا, عمران خان صاحب نے کہا. اور وکلا تحریک سے پہلے بھی ہم فوج کی سیاسی مداخلت کے خلاف بھرپور تنقید کرتے تھے, لیکن تب کوئی ایجنسی اپنے شہریوں کو اس طرح نہیں اٹھاتی تھی جیسا کہ اب غدر مچا ہوا ہے. آئینی عدالت بنا کر پورے عدالتی نظام کو تباہ کیا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات کو عدالتی نظام کا قبضہ دے دیا گیا. قاضی کی روایات برقرار رکھتے ہوئے عدالتی فیصلے جی ایچ کیو کے زیر اثر کروائے جا سکیں, یہ سارا کچھ تھیم انہوں نے کہا. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے خلاف پچھلے سال بھی 4 غیر قانونی فیصلے دیے گئے. سوموار کو القادر کیس کا فیصلہ بھی ویسا ہی توقع کر رہا ہوں, اور اس میں کوئی نہیں ہے شک مجھے کہ یہ سزا نہیں سنائیں گے, یہ سزا سنائیں گے مجھے اور بھرپور سزا سنائیں گے. لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, یہ جتنی مرضی سزائیں سنائیں, اور میں اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کروں گا اور ان مقدمات کو ختم کرواؤں گا. کسی قسم کی ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فوجی عدالتوں جیسے فیصلوں سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ہے. جس میں ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آتی. عمران خان صاحب کا یہ ایک بات ہے اور بالکل درست ہے کہ ظاہر ہے اب رول آف لا نہیں ہوگا, انصاف نہیں ہوگا, عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی, فیصلے صحیح نہیں دیں گی آزادانہ طور پہ, تو کون آئے گا جو باہر سے سرمایہ کاری لے کے. اور پھر ہمارے پاس پہلے بھی 2 مثالیں موجود ہیں کہ انٹرنیشنل جو ایگریمنٹس تھے ان کو بھی ہم نے سبوٹاج کیا اور بھاری بھرکم جرمانے جو ہیں وہ پاکستان کو ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہ جب معاشی ترقی نہیں ہوگی تو ہم قرضوں سے نکل کیسے پائیں گے, اور پاکستان میں اب بھی گروتھ ریٹ 0 ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا موقف واضح ہے, لیکن جب بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا سے آوازیں اٹھنا فطری بات ہے, اور اقوام متحدہ سے ادارے اسی لیے ہیں. دنیا کے تمام ذی شعور انسان بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, اور ارسطو نے بھی یہی کہا تھا کہ ہر شہری کا فرض ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو تو آواز اٹھاؤ. 2 قسم کے لوگ ہی انسان کی حقوق کی پامالیاں کرتے ہیں, ایک خود غرض اور دوسرے بزدل. عمران خان صاحب نے امریکہ کی طرف سے بھی یہ کہا کہ ٹرمپ سے یہی توقع ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے, کیونکہ بائیڈن نے جنرل باجوہ کے اکسانے پر ہماری حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا کر واضح مداخلت کی تھی, جو ساری دنیا جانتی ہے. ہماری مذاکراتی کمیٹی حکومت کے سامنے مذاکرات کر رہی ہے, ہمارے مطالبات جائز ہیں. 26 نومبر 9 مئی اور جوڈیشل کمیشن کا قیام اور سیاسی قیدیوں کی رہائی.
और DGISPR के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई पर सरीहन गलत बयानी कर रहे हैं DGISPR। सीधा असूल यही है कि जिसने CCTV फुटेज चोरी की उसी ने ही 9 मई करवाया, और मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों से अभी भी इसीलिए करवाए गए कि वहां किसी ने CCTV फुटेज मांगनी ही नहीं थी, और 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारकर हमारे लोगों को शहीद किया गया। और जब भी इन दो वाकयात की शफाफ तहकीकात होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी है। मुज़ाकरात और इसके साथ साथ तरसीलात ज़र के बाइकाट की मुहिम भी जारी है। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात की मंजूरी में संजीदगी दिखाई तो बाइकाट मुहिम पर दोबारा गौर करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा दोबारा से कि बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश मुझे बराह रास्त की गई, और मेरा मौक़िफ़ वही था कि पहले सियासी कैदियों की रिहाई, सियासी कारकुनों की, रहनुमाओं की रिहाई, और उसके बाद मैं आऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे मुल्क छोड़ने की भी कहा गया और खामोश रहने के भी कहा गया, लेकिन मैंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब जीना मरना मेरा पाकिस्तान में है, और मैं आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ूंगा, और अपनी कौम से भी यही उम्मीद करता हूं। तो ये सूरत हाल है जनाब। तो इमरान खान साहब को सूरत हाल से आगाह करेंगे अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा, और वो जाएंगे, जाके बताएंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर मुज़ाकरात जो है, मुज़ाकरात नहीं बल्कि मज़ाकरात का जो खेल है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन असल मुज़ाकरात वहीं हो रहे हैं, और मैं समझता हूं कि वहीं होने चाहिए, क्योंकि फॉर्म 47 वाले जो हैं पहले ही जो ज़ेरे अताब हैं और उनके एहसानों के बोझ तले दबे हुए हैं, वो किसी को क्या दे सकते हैं। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।